जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे। बहन जी एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं। उनका चुनाव हुआ है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने चुनाव किया है और बसपा का हरियाणा के विधानसभा चुनावों में गठबंधन इनेलो से और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एएसपी आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन जेजेपी से, जिसका पूरा नाम है जननायक जनता पार्टी। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बहन जी फिर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई हैं। किन लोगों ने चुनी हैं, चुनने का जो मतलब होता है वो क्या होता है। दो तरह का चुनाव होता है। एक फॉर्मेलिटी, यानी कि केवल चुनाव करने का स्वांग रचना है, ढोंग करना है कि हाँ लोगों ने जो है अपनी सहमति जताई है। अब लोग अपनी सहमति कैसे जताते हैं? किसी लोभ में, लालच में, दबाव में, किसी भी प्रकार से ये सहमति आ सकती है। जिस प्रकार से हम पिछले गत वर्षों में बहुजन समाज पार्टी का जो राजनीतिक प्रदर्शन है उसको देख रहे हैं और उसके बाद फिर से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के रूप में बहन कुमारी मायावती जी का पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव कर लेना कम से कम यह तो साबित करता है कि पदाधिकारियों की ये अपनी मर्ज़ी नहीं है। ये वही पदाधिकारी हैं जो बहन जी के सामने जाकर बहन जी कहते थकते नहीं हैं और जिनकी ज़ुबान से बहन जी के अलावा दूसरा कोई शब्द निकलता नहीं है। बहन जी के शब्द ही निर्देश, नीति, योजना सब कुछ हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर चुनाव हुआ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शब्दों में बेईमानी है। ये शब्द जो है ईमानदारी पूर्वक नहीं कहे जा रहे हैं। इन शब्दों में किसी प्रकार की ईमानदारी नहीं है। खैर, ये तो बहुजन समाज पार्टी का अब जो है अंदरूनी मामला हो गया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण 14 अप्रैल 1984 को जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया था तो इस बहुजन समाज के लिए किया था। बहुजन समाज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए किया था। बहुजन समाज की भारत की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यानी कि उसमें बहुजन समाज था। लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है जिस प्रकार से बहन जी लगातार राजनीतिक असफलताओं के बावजूद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। उसके बाद अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाती है वो तो बात ठीक है, लेकिन अपने आप से फिर अपने भतीजे को, अपने भाई को पार्टी के मुख्य पदों पर आसीन कर देती हैं। जबकि कोई भी पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अगर जिस प्रकार से चुनाव हुआ, कहा जा रहा है चुनाव हुआ, हम मान लेते हैं चुनाव हुआ, इसी प्रकार से जो अन्य पद हैं उनका भी चुनाव होना चाहिए। जब चुनाव होता है तो चुनाव का एक आधार होता है। चुनाव का आधार होता है योग्यता। हालांकि चुनाव में छल, कपट, बेईमानी, गुटबाजी ये सब भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर इन सब बातों की तुलना अगर हम परिवारवाद से करें तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम ये जो बातें हैं, जैसे कि अभी हम बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सारे जितने भी लाभ के पद हैं उन पर सब पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों के रिश्तेदार ही आसीन हैं। लेकिन फिर भी जब कभी योग्यता को आधार बनाया जाता है और योग्यता के आधार पर पदाधिकारियों का चुनाव होता है तो वहाँ पर छोटे से छोटे पदाधिकारी को भी एक उम्मीद होती है, आशा होती है कि अगर वो अपना जीवन इस मिशन के लिए लगा दे, इस उद्देश्य के लिए लगा दे तो एक दिन जो है उसे कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो साथियों, इस प्रकार से इसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी बुराई कह सकते हैं कि मैं पार्टी की बुराई कर रहा हूँ। लेकिन ये बुराई किसके हित में है और किसके विरोध में है, इस बात पर जो है पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को गहन चिंतन करना चाहिए। जब तक हम ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ में इन बातों पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक पार्टी का जनाधार
बढ़ने की मुझे संभावना कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी असपा ने जो जेजेपी पार्टी है उससे गठबंधन किया है, और उसी परिवार की एक और पार्टी जिसमें से टूटकर ये जेजेपी पार्टी बनी, यानी कि इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, उससे बीएसपी ने गठबंधन किया है। और बहुजन समाज की दोनों पार्टियां, एक तरफ असपा दूसरी तरफ बसपा, दोनों का गठबंधन एक ही परिवार की दो पारिवारिक पार्टियों से हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी को 70 में से 20 सीटें दी गई हैं। अगर इन गठबंधनों को विचारधारात्मक तरीके से देखा जाए तो दोनों पार्टियों की विचारधारा उन दोनों पार्टियों की विचारधारा से दूर दूर तक मेल नहीं खाती है। पहली बात तो ये कि जेजेपी या फिर आईएनएलडी दोनों पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं, उसमें परिवारवाद का कब्जा है। परिवार के लोग ही उसमें जो है मुख्य तौर पर सांसद बनते हैं, एमएलए बनते हैं, और इन दोनों पार्टियों की कमान जो है इसी परिवार के पास रहती है, इसके अलावा दूसरे किसी के पास नहीं जाती है। तो इस प्रकार से जो बहुजन समाज की विचारधारा है, बहुजन समाज बनाने की विचारधारा, उसके खिलाफ ये एक गठबंधन है। दूसरा ये है कि राजनीतिक प्रसार की दृष्टि से आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है उसको एक सफलतापूर्वक निर्णय कहा जा सकता है कि यह निर्णय जो है पार्टी के हित में साबित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अब तक असपा ने जिन राज्यों में भी अन्य पार्टियों से गठबंधन किया है, गठबंधन के बावजूद एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है, बल्कि जिन पार्टियों के साथ में गठबंधन किया उन्हें सफलता अवश्य मिली है। हरियाणा में 21% दलित वोट कहा जाता है कि 21% दलित वोट बैंक है यहाँ पर। अब ये 21% दलित वोट बैंक किसके पास है? सारा का सारा वोट बैंक असपा और बसपा के पास नहीं है। इसमें अगर दलित वोट बैंक पर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का कब्जा अगर देखना चाहें तो 21% दलित समाज में से अब तक, क्योंकि असपा तो पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो बसपा ने अब तक कितना परफॉर्म किया है, उसके पास कितना वोट आया है दलितों का, इसको अगर हम देखने का प्रयास करें, क्योंकि बसपा को दलितों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वोट नहीं देता है कभी भी, ये तथ्य जो है जगजाहिर है। तो अब तक जो है जो बसपा ने हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो परफॉर्मेंस की है उसमें सन 2000 में 83 सीटों पर फाइट की थी, 90 में से उसे केवल एक सीट पर विजय हासिल हुई थी और 5.74% वोट उसे प्राप्त हुआ था। यानी कि दलित वोटों का जो आंकड़ा है 21% का, उसमें से केवल 5.74% वोट ही प्राप्त कर पाई थी। 2005 में 90 सीटों में से 84 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से कि एक सीट जीती थी, और वोट बैंक जो है पिछला वोट मिला था 5.74%, उसमें से घटकर अब यह 3.22% रह गया। 2009 में जो चुनाव हुए उसमें 86 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा गया, उसमें फिर से एक सीट पर जीत हासिल हुई और इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ा और यह बढ़कर 6.73% हो गया। ये वही समय था जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की फुल फ्लैश सरकार बनी थी। उसके बाद 2014 में यह घटकर 4.4% रह गया और सीट एक बनी रही। 2019 में जो सीट एक जीतती आ रही थी बहुजन समाज पार्टी, वो भी हार गई और वोट प्रतिशत जो है 4.4% से घटकर 4.21% रह गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें अब तक, तो अगर हम विचारधारा के आधार पर आकलन करना चाहें तो 6.73% जो 21% दलित वोट है हरियाणा में, उसमें से केवल 6.73% दलित वोट जो है बसपा को अब तक विचारधारा के रूप में हासिल हुआ है। अगर इसमें यह मानकर चलें कि जब टिकटों का बंटवारा होता है तो अन्य समाजों को भी टिकट दिए जाते हैं, अगर थोड़ा सा
2009 के उसमें आंकड़े में देखें और ये अनुमान लगाएं कि दूसरे लोगों ने भी वोट दिया होगा, तो जो इसके अलावा जो लास्ट मैक्सिमम जो वोट प्रतिशत है वो है 5.74%, 21% में से। यानी कि ये जो 5.74% लोग हैं दलित वोट बैंक में, जो 21% दलित वोट बैंक है उसमें से, ये लोग कहे जा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझते हैं, यानी बहुजन समाज की विचारधारा को समझते हैं, यानी कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इत्तेफाक रखते हैं, उनकी विचारधारा को जानते हैं, मिशन मूवमेंट वाले हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए काम भी करते हैं। लेकिन ये जो 2000 में 5.74% था, उसके बाद 2019 में 4.21% ही रह गया। इसका मतलब जो मिशन मूवमेंट का जो काम चल रहा है कैडर देने का, जो विभिन्न तरीके से विभिन्न संगठन लगातार काम करते रहते हैं और ये दावा करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये गिरावट ये दर्शाती है कि काम का जो स्तर है वो नीचे आ रहा है। यानी कि जिस जनरेशन को मान्यवर साहब कांसीराम जी ने तैयार किया था, उसके बाद जो अगली जनरेशन आई है, अगली जो पीढ़ी आई है, उसमें जागरूकता का अभाव देखने को मिल रहा है। तो अब जो चौटाला परिवार की दो पार्टियाँ, दोनों पार्टियों की नज़र हरियाणा की गद्दी पर, हरियाणा के सीएम पद की गद्दी पर, और उसके लिए वो देख रहे हैं बसपा और असपा कि जो दलित वोट बैंक उसका सहारा। अब जो बसपा और असपा के पास जो वोट बैंक है, यानी कि असपा ने अभी तक, आज़ाद समाज पार्टी ने अभी तक जो भी अपनी परफॉर्मेंस की है वो आउट ऑफ बीएसपी वोट से नहीं की है, बल्कि विद इन बीएसपी वोट ही की है। यह भी एक जग जाहिर तथ्य है। यानी कि जो बसपा के पास जो 21% दलित वोट बैंक है हरियाणा में, उसमें से ही असपा कुछ ना कुछ वोट बैंक जो है, जो अपने ये जो आंदोलन करने का जो दावा करते हैं उसके नाम पर जो है ये लेंगे, और इसी पर नज़र है इन पारिवारिक पार्टियों की। तो साथियों, इसके अलावा जो है अब एक महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से हमने बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी समीक्षा करने का प्रयास किया कि बहन जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई हैं, कितना सही कितना गलत लोकतांत्रिक दृष्टि से, क्योंकि किसी भी संगठन के लिए, किसी भी संघ के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसका लोकतांत्रिक स्वरूप होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहता है तो उसकी सफलता भी स्थायी तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दर्शन है, जो उनका सिद्धांत जो उन्होंने राजनीति के लिए दिया, उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, और गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के दृष्टि में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतिहास में जाकर कहते हैं कि भारत के इतिहास में समण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच में लगातार चल रहा एक युद्ध है। इस युद्ध में जो भी विजेता होगा उसके पास जो है राजनीतिक सत्ता होगी। तो मान्यवर साहेब कांसीराम जी इस समण संस्कृति की विचारधारा को समझते हैं, और जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, यानी कि गैर राजनीतिक जड़ों की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो बातें शामिल हो जाती हैं, एक धार्मिक आंदोलन और एक सामाजिक आंदोलन। तो ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, इनको गैर राजनीतिक जड़ें कहा जाता है। ये जो सामाजिक आंदोलन जो हैं, जब तक इनको धार्मिक आंदोलन के जरिए पूरी तरह से एक राजनीतिक संस्कृति वहाँ पर पैदा नहीं की जाएगी जिस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब तक हम ये कभी भी कह नहीं सकते हैं कि हम जो है जो हमने प्राप्त किया है उसको आगे भी रख सकते हैं। इसका हमने लगातार उदाहरण देख रहे हैं कि लगातार जो है जब एक पीढ़ी को जगा देते हैं तो अगली पीढ़ी को भी जगाने का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है, और अगली पीढ़ी जो है आप से छिटक कर कहीं और चली जाती है। ये राजनीतिक संस्कृति को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये राजनीतिक संस्कृति आखिर है क्या। पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक संस्कृति, यानी कि आप जो हैं एक विचारधारा के अभ्यस्त हो जाएं। अभी जो आपका अभ्यास है वो आपका परमानेंट नहीं है, या कहें कि अभी जो आपका अभ्यास है, जहाँ से आपको पूर्व स्थिति से खींचकर इधर लेकर आए थे, अभी भी आपके चित्त की स्थिति, आपकी संस्कृति की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। इसीलिए लगातार जो है आरएसएस और बीजेपी जो संगठन हैं वो इस वोट बैंक को, जो कि हमने एक कैडर के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से उसे जगाया एक पीढ़ी को, फिर वो हार नहीं मानते हैं। बीजेपी आरएसएस हार नहीं मानती है, वो ये कहती है कि ये पीढ़ी जग गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें अभी सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी तक सांस्कृतिक बदलाव नहीं हुआ है, अभी तक इनके मन मस्तिष्क से जो है वो संस्कृति गई नहीं है। कौन संस्कृति नहीं गई है? ब्राह्मणवादी संस्कृति नहीं गई है। इसको समझने के लिए जो है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है
एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करना ना भूलें। दूसरा, धम्मपद संघ को आप जो है ज्वाइन करें। आपको नंबर दिए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसमें कॉन्टेक्ट करके आप जो है लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और धम्मपद संघ से जुड़ेंगे तो आपको जो है ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन है इसको गहराई से समझने में मदद मिलेगी और आपके हर एक प्रश्न का जवाब भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर साथियों यही कहना है कि अभी बहुजन समाज का सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी केवल और केवल फौरी तौर पर फॉर द टाइम बिंग एट प्रेजेंट टाइम अभी जो इस क्षण में जो है जो आंदोलन होता है उसकी एक पैदावार होती है, उसका एक परिणाम आता है, रिजल्ट आता है और उस परिणाम को, उस फल को, उस पैदावार को जो है हम भोगने का काम कर लेते हैं। भविष्य की चिंता हमें नहीं रहती है। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों पार्टियों का जो बहुजन समाज पार्टी जो कि बहुजन समाज की पार्टी हैं असपा और बसपा, अगर दोनों की समीक्षा करना चाहें विचारधारात्मक तौर पर जो है तो दोनों पार्टियां जो हैं असफल दिखाई देती हैं। क्योंकि अभी तक मैं आपको एक बात और मोटी सी कहना चाहता हूं कि यदि आपको कोई व्यक्ति, कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति अगर आपको जय भीम का संबोधन करता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा, खुश हो जाएंगे। जी हाँ। अब जय भीम है क्या? जय भीम एक शब्द है। अगर मैं कहूँ कि कोई एक व्यक्ति जो कि हिंदी जानता है और कोई भाषा नहीं जानता और तमिल में कोई व्यक्ति उसको गाली दे, तो जो तमिल में गाली दिए तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसने खाली ध्वनि सुनी है और ध्वनि को उसने कुछ जोड़ तोड़ लिया हो तो उसने उनको कुछ शब्द, अगर उसने जो है उस ध्वनि को पहचान लिया हो और उस ध्वनि को जो है दोबारा से प्रोनाउंस कर सके तो उसे कहेंगे शब्द, कि उसने कुछ शब्द सुन लिए। इतना तक हो सकता है। उसके बाद जो है रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? उसका गाली दे रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं आ रहा। कारण ये है कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से भाव बनता है और भाव से भावना बनती है और भावना से विचार बनता है और विचार से विचारधारा बनती है। ये जो क्रम है, इसी क्रम को अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे ही कोई व्यक्ति जय भीम का संबोधन करता है तो हम खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। और जो बहुत ज़्यादा भावुक लोग होते हैं, भावनाओं की गिरफ्त में आए हुए लोग होते हैं, जय भीम का संबोधन सुनते ही, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, उसके पीछे पीछे होने से भी नहीं चूकते हैं, चाहे वो व्यक्ति जो है आपके प्रति कितना ही षड्यंत्र क्यों ना कर रहा हो। अब तक हमने यही देखा, अब तक जो है समाज में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, वो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद ने आंदोलन किया हो, चाहे प्रोफेसर रितु ने किया हो, चाहे महमूद प्राचार्य ने किया हो, चाहे रतन लाल का हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम का हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव का हो, तो इन सब की मैं लगातार समीक्षा करता रहता हूँ। समीक्षा करके बताया भी है आपको कि किस प्रकार से आप लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। केवल अम्बेडकरवादी अपने आप को कहकर जय भीम का संबोधन करके, जय भीम, जय संविधान ऐसे संबोधन करके जो शब्द आपको अच्छे लगते हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है, केवल उन्हीं का संबोधन जो है मंचों के माध्यम से होता है। और मैं लगातार जिसका मंच मिलता है और जो मुझे इनवाइट कर लेता है, मैं कभी भी इस बात परवाह नहीं करता हूँ कि किसका मंच है और उसकी मुझे प्रशंसा करनी है या क्या करना है। मुझे जब मंच मिला है तो मेरे समाज के लिए मिला है, मुझे अपने समाज के हित में बातें बोलनी है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को जब तक पूर्णतः कोई उससे सहमत ना हो, तब तक उसे अंबेडकरवादी कैसे कह सकते हैं? तब तक उसे अंबेडकर समर्थक कह सकते हैं। अंबेडकर समर्थक का मतलब ये है कि बाबा साहेब की कुछ बातों पर तो वह अपनी सहमति प्रदान करता है और कुछ बातों से वो सहमत नहीं होता है। तो यानी कि जब उनसे ये कहा जाए कि आप बाबा साहेब के अनुसार, बाबा साहेब ने समाज को कहा है एक बहुजन समाज बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए कहा है और बौद्ध धर्म की राह दिखाई है, तो आप लोग जो है बौद्ध क्यों नहीं बनते हैं? तो इनका जवाब यही होगा कि बाबा साहेब की ये वाली बात हमें पसंद नहीं है, बाबा साहेब की वो वाली बात सब पसंद है जो संविधान में लिखी है। संविधान में जब वो एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, इनके आरक्षण की बात करते हैं, मूल अधिकारों की बात करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ आपको लालच है, जहाँ जहाँ आपके लिए सुविधाएं हैं, वहाँ वहाँ आप बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन जहाँ गहनता से आपकी चिकित्सा करने का प्रयास जब बाबा साहब कहते हैं तो आप जो अपनी कन्नी काट लेते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो पीड़ा होगी, नहीं नहीं ये तो मेरे मन के मुताबिक नहीं है। तो इसीलिए साथियों जो है, तो जय भीम का जो संबोधन सुनकर ही जो पागल हो जाता है वो समाज जो है, तो वो किसी के पीछे भी चल सकता है। अभी हमने एक धोखा खाया डॉक्टर लक्ष्मण यादव से। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो आज हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, क्या उनको डॉक्टर लक्ष्मण यादव बनाने में यादव समाज की भूमिका है? इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो आज वो हैं, उनको ये कद देने में
किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर है जाटव चमार समाज ने। मंच किसने दिए? जाटव चमार समाज ने। सोशल मीडिया पर जितने भी जो चैनल बने हुए हैं, जो लोग इनको दिखाने का काम करते हैं, इनके इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग कौन है? जाटव चमार लोग हैं। यानी कि जाटव चमार लोगों ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं जय भीम का संबोधन करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, इसीलिए इस चमार जाटव समाज ने जो है उन्हें आज जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं उन्हें डॉक्टर लक्ष्मण यादव बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो कहाँ गए? उन्होंने जो है सपा का दामन थामा और सपा के लिए प्रचार करते हुए पिछले लोकसभा चुनावों में लगातार उन्होंने ये कहा कि अगर आपको जो है संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, दलितों पर अत्याचार शोषण को रोकना है, तो सपा को वोट दीजिए। उनकी इस बात में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती है। बुराई कहाँ पर है उसको भी देखना चाहिए। केवल सपा को ज्वाइन कर लेना, सपा के लिए प्रचार करना, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती है। बुराई इस बात में है कि सपा की विचारधारा क्या है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो कि अखिलेश यादव जी के पिताजी थे, जब उनका देहांत हुआ तो अखिलेश कुमार यादव जी गंगा स्नान करने आते हैं। उन्हीं ब्राह्मणवादी कर्मकांडों में जो कर्मकांड हैं उनको पूरा करते हैं और उनकी पत्नी भी ऐसा ही करते हुए दिखाई देती हैं। जितने भी हिंदुओं के जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उसमें पूरी संलग्नता दिखाते हैं। इस प्रकार से हमें एक ब्राह्मणवादी षड्यंत्र में फंसा हुआ एक पार्टी का अध्यक्ष, अब अध्यक्ष है तो उसी के कंधों पर सारी जिम्मेदारी है उस पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर चलने की। तो जिस पार्टी की विचारधारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के विरोध में है, तो उसके साथ में किसी भी प्रकार से संपर्क करना, उसके लिए प्रचार प्रसार करना, इसमें दोष आता है। तो क्योंकि मैं बात ईमानदारी करता हूं, केवल इसलिए कि मुझे डॉक्टर लक्ष्मण यादव पसंद हैं तो मैं उनकी तारीफ़ करूं, मुझे पसंद नहीं है तो मैं उनकी बुराई करूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। बात तो हमें पूरे समाज के लिए करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जब आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम जी ने, जो कि अभी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, पूर्व में मंत्री थे, मंत्री पद से त्यागपत्र उन्होंने किस सूरत में दिया आपको पता ही होगा। जब उन्होंने समाज को धर्म परिवर्तन कराते हुए 22 प्रतिज्ञाएं ली तो समाज को बहुत अच्छा लगा। समाज को लगा कि यही एक आदमी है जो बाबा साहेब की विचारधारा को फॉलो कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि जय भीम का संबोधन या 22 प्रतिज्ञाओं की बात करना, संविधान की बात करना, आरक्षण की बात करना, ये कुछ ऐसे पैरामीटर बन गए हैं जिनसे कि समाज जो है इन बातों को करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चल लेता है और उसको अपना नेता मान लेता है। तो अभी अगर हम थोड़ा समीक्षा करना चाहें कि आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम का अभी स्टैंड क्या है, अभी पीछे जो है उन्हीं की पार्टी के जो उनके स्थान पर मंत्री बनाए गए थे राजकुमार आनंद जी, उन्होंने इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से और यह कहकर इस्तीफा दिया कि केजरीवाल जो है घोर जातिवादी व्यक्ति है, ये दलितों के खिलाफ है, ये SC ST जो समाज है उसके खिलाफ है, उनके आरक्षण के विरोध में है। और इसके अलावा जो है जब आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम जिन्होंने त्यागपत्र दिया, मैंने पहले भी ये बात कही है कि आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम से केजरीवाल ने त्यागपत्र नहीं मांगा, इन्होंने खुद दिया है। अब अगर आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम बाबा साहेब की विचारधारा को मानने वाले होते, खुद एडवोकेट भी हैं, अच्छी तरह समझदार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या और कैसे करना है, तब इन्होंने जो है केजरीवाल को ये क्यों नहीं कहा कि भाई आप मुझे पहले नोटिस इशू करो, शो कॉज नोटिस इशू करो ना मुझे, ताकि मैं उसका आपको जवाब दूं। अब वो जो शो कॉज नोटिस होता और उसका जवाब होता, सारा डॉक्यूमेंटेड होता, प्रमाण होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपको एक छोटा सा लालच पकड़ा दिया कि आपको अगले विधानसभा चुनाव लड़ना है, हाँ लड़ना है तो फिर क्या नाम है, अभी अपना जो है त्यागपत्र दो, पार्टी के खिलाफ जा रहा है ये सब मैटर जो है। तो उसके तुरंत बाद ही फिर क्या हुआ, आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम जी ने त्यागपत्र भी दे दिया। उसके बाद जो है गुजरात में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है आम आदमी पार्टी का, और वहाँ क्या बोल रहे हैं आदरणीय केजरीवाल जी, वो बोल रहे हैं कि मुझे ईश्वर ने असुरों का वध करने के लिए भेजा है। अब असुर किसे कह रहे हैं, इस देश में असुर किसे कहा जाता है, यानी राजेंद्रपाल गौतम असुर हैं, उनका वध करने के लिए भेजा है। और फिर क्या बोलते हैं कैंपेन में कि भारत की करेंसी पर, यानी कि जो भारत के जो नोट हैं उन पर जो है लक्ष्मी और गणेश की फोटो आनी चाहिए। अब बताइए, इतना सुनने के बाद भी आप उसी पार्टी में अभी तक बने हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन ये जो समाज है, इस समाज में कुछ लोग जो हैं सभा सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं। ये जो मंच लगाने वाले लोग हैं, ये लोग जो हैं बाबा साहब के समय से ही समाज से गद्दारी करते आ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का कौन सा वक्ता समाज के हित में है,
कौन सा वक्ता समाज के हित में नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। समाज के लिए कौन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना सिर्फ इस बात से है, कौन मंत्री है, कौन एमपी है, कौन एमएलए है, या कौन जो है बहुत चर्चित चेहरा है, तो उसको जो है मंचों पर बुलाएंगे। मंचों पर क्यों बुलाएंगे? क्योंकि बहुत सारी भीड़ आएगी। बहुत सारी भीड़ आएगी तो क्या करेंगे? तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। या तो दान का मैटर रहता है कि चंदा इकट्ठा करेंगे, उससे उसका उनके घर भी चल रहे हों, या फिर जो है कार्यक्रम की सफलता का श्रेय लेंगे। मैं अध्यक्ष, मैं संगठन मंत्री, मैं महासचिव, मैं कोषाध्यक्ष, ये सब वहाँ पे जो है नाम पुकारे जाएंगे, उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाई जाएंगी। इतने से काम के लिए पूरे समाज को गिरवी रखने से ये लोग नहीं चूकते हैं। तो साथियों, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो ये समाज के प्रमुख चेहरा गिने जाते हैं, या फिर जो मंच लगाकर जो है इन लोगों को मंच देते हैं। मैं ये वीडियो जो है आप आम लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप जो है केवल जय भीम का संबोधन सुनते ही पागल मत हो जाइए। अभी अगर मैं असपा की आधारशिला की बात करूं कि भाई मान्यवर साहब कांसीराम जी को पहला लोकसभा चुनाव जीतने में या राज्यसभा में जाने में कितना समय लगा? क्या पहला चुनाव लड़ते ही वो जीत गए? नहीं जीते। तो इसका मतलब ये है, अगर आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आज पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और वो लड़ते ही जो है लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो मान्यवर साहब कांसीराम जी की छवि लोगों ने उनमें देखना शुरू कर दिया। जैसे बाबा साहेब ने त्याग समर्पण बलिदान किया पूरा का पूरा, तो बाबा साहेब की बनाई हुई पार्टी जिनके हाथ में थी, तो वो बाबा साहेब की छवि जो है उन लोगों में देख रहे हैं। ये लोगों की जो है बीमारी है, लोगों की मानसिक बीमारी है कि लोग जो हैं अपने महापुरुषों की छवि जो है किसी न किसी में ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भव, कि अपना दीपक स्वयं बनिए। अब अपना दीपक स्वयं बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन अब इतनी मशक्कत कौन करे? इसलिए एक मसीहा हमेशा जो है ये समाज ढूंढता रहता है। हम लोग हमेशा एक मसीहा ढूंढते हैं कि कोई मसीहा आएगा, हमारा उद्धार करेगा। और जब हम मसीहा ढूंढते हैं तो हर एक आदमी जो बोल रहा है उसको देखते हैं, अरे ये मेरा मसीहा है, अरे ये मेरा मसीहा है, अब इसने ये गलत कर दिया, ये मेरा मसीहा नहीं है। तो ये जो हमारे जांच करने का जो तरीका है मसीहा का, ये बड़ा अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कुछ कार्य किया, उसी पैटर्न पे अगर कोई कार्य करना शुरू कर दे तो वो मसीहा हो गया। कि बस इसीलिए जो है मैं कहता हूँ, लगातार मैं कहता हूँ कि केवल जो है महापुरुषों के किए हुए का खाने से इस समाज का उद्धार नहीं हो सकता, इस समाज के आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जो है इस समाज के लिए आज हरियाणा में अगर 21% दलित वोट बैंक है, तो अब देखना ये होगा कि असपा और बसपा दोनों मिलकर जो है उस 21% में से अभी तक 6.74% वोट जो है मैक्सिमम वोट हासिल हुआ है वहाँ पर दलितों का। तो अब देखना यही है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर इस चुनाव में कितना वोट हासिल कर पाती हैं। अगर इस 6% से अधिक वोट बढ़ता है तो हम ये समझ सकते हैं कि असपा ने कुछ काम किया है। अगर ये 6% वोट से भी कम रहता है तो इस बात को सोचने में और समझने में बहुजन समाज के लोगों को देर नहीं लगानी चाहिए कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ज़मीन पर कुछ नहीं कर रही हैं, कोई कैडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, राजनीतिक संस्कृति पैदा करने की कोई भी बात इनके अंदर नहीं है। तो साथियों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो उनकी असपा पार्टी है उसका गठबंधन जेजेपी के साथ जो हुआ है वह गठबंधन उचित है? क्या उन्हें इस पार्टी से गठबंधन करना चाहिए था? क्या बहुजन समाज पार्टी को इनेलो से गठबंधन करना चाहिए था? और क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर अब तक जो 6.74% वोट दलितों का 21% वोट में से जो मिला था, क्या उससे आगे बढ़ पाएंगी? क्या आने वाले चुनाव में जो गठबंधन इन दोनों पार्टियों ने किया है, क्या उसका उद्देश्य हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री बनाना है? क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इस चुनाव में दलित मुख्यमंत्री बन पाएगा या दलित डिप्टी सीएम भी बन पाएगा? या आपको लगता है कि हरियाणा में दोनों पार्टियां एक भी सीट जो इनको मिली हैं गठबंधन में, क्या उनमें से एक भी सीट ये जीत पाएंगी? तो साथियों, इन सभी बातों का, इन सभी सवालों का आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।